वेरी गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे काफ़ी दिन हो गए है ना। थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट था आई थिंक, है ना। थर्सडे को टेस्ट था, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई आपकी। तो वो इसलिए नहीं हो पाई बेटे क्योंकि है ना मेरी कुछ तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रही है, ठीक है। तो मतलब जल्दी ही रेगुलर रूटीन में क्लासेस होंगी, है ना। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना जो डिस्टिलेशन वाला पार्ट था, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर पेपर में आ रहा है हमारे, और जो आपकी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, बिल्कुल बेसिकली सेपरेशन टेक्निक्स बेटे मैंने आपको है ना पहले भी करवाई थी, है ना। सेपरेशन टेक्निक्स कुछ मैंने करवा दी थी, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स बच गई थी। अब मैं आपको है ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा आज, क्योंकि वो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। बाकी करवाएंगे सारे ही सेपरेशन टेक्निक्स, सबके सब करवाएंगे। क्या पता इसी वीडियो में सारी कंप्लीट हो जाए, नहीं हो पाएंगे थोड़ा धीरे चलेंगे तो 2 वीडियो बन के आ जाएंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स थी वो मैंने करवा भी दी हैं, आप लोग देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको बेसिकली जो मेन सेपरेशन टेक्निक है जिसमें आपको डाउट्स होते हैं ना, पहले मैं वही पार्ट करवा रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आप सो ही जाए, है ना। आराम से मतलब कि बोर हो जाते हैं ना आप लोग, जल्दी वीडियो देखते देखते लंबी बन जाती है, तो आप फिर लास्ट वाला पार्ट नहीं देखते, छोड़ते हैं, चलो हो गया बस। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक। अब सेपरेशन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है सर, हमने चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने ये पढ़ा था सर, मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को, मैटर को यदि हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर हमने पढ़ा बेटे 2 टाइप्स के होते हैं नेचर में, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉलो करते हैं, उनके पार्टिकल्स हमें अलग से सेपरेट सेपरेट नजर आते हैं, अलग अलग फेज हमें दिखाई देते हैं, तो उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। तो बेटे सबसे पहली जो हमारी सेपरेशन टेक्निक्स आज जो हम पढ़ेंगे वो पहले मैं आपको बता रहा हूं सर डिस्टिलेशन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सेपरेट करने की 2 मिक्सचर्स को, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना सर, मैंने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर था एसीटोन प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर। तो आप मुझे बताइए ये जो एसीटोन है और दूसरा मैंने क्या लिया वाटर, इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर बना दिया सर, ये बना दिया। ये हमारे पास मिक्सचर आ गया किसका, एसीटोन और वाटर का। बेटे ये जो मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, ये मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है ये, होमोजीनियस मिक्सचर है। एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है, ठीक है, उसको एसीटोन कहते हैं बेटे, ठीक है। अब पहले तो ये बात समझे कि ये जो डिस्टिलेशन टेक्निक है ये ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि ये एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक इसमें एसीटोन है, दूसरा क्या है, वाटर है। तो इन 2 कंपोनेंट से मिलकर एक मिक्सचर ये बना है। तो हमने क्या करना है, हमने इसके इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को, यानी कि वाटर और एसीटोन को, दोनों को अलग अलग करना है। एसीटोन को अलग सेपरेट कर देना है, वाटर को अलग करना है। तो बेटे डिस्टिलेशन टेक्निक्स, पहली चीज तो क्या बात ध्यान रखेंगे आप कि डिस्टिलेशन टेक्निक होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है ना। डिस्टिलेशन टेक्निक्स आर यूज्ड, ठीक है, डिस्टिलेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन टेक्निक का हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, लेकिन बेटे ये दोनों जो मिक्सचर्स है ना ये मिसिबल होने चाहिए। मिसिबल का मतलब ये दोनों लिक्विड, एसीटोन और वाटर, ये 2 मिसिबल लिक्विड्स है, यानी कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में डिसोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल है दोनों एक दूसरे में, तो इनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। दे कैन मिक्स विद ईच अदर प्रॉपरली। तो ये एक मिसिबल लिक्विड है, पहली चीज। दूसरी बात क्या बताया कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो पहली बात सर, 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो डिस्टिलेशन, और कैसे मिसिबल लिक्विड से कैसा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा बेटे इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
क्या कि एसीटोन और वाटर यदि मैंने लिया, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का यदि मैंने मिक्सचर लिया, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ही मैं इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट कर सकता हूं बाय डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है, तो पहली चीज, डिस्टिलेशन टेक्निक आर यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स विच फॉर्म्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो कैसा मिक्सचर बनाया उन्होंने? होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हो। एंड देयर इज ए सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। उस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स के बीच में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज सफिशिएंट कितना होना चाहिए? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा डिस्टिलेशन टेक्निक, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। पहले तो सर कहां यूज होती है? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्लियर हुआ? जैसे ये एक मिक्सचर मैंने लिया, एक एसीटोन कंपोनेंट है, एक वाटर कंपोनेंट है, तो इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होती है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है बेटे यहां पर? कि ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे में मिक्स्ड हो सकते हैं, तो ये टू मिसिबल लिक्विड्स है। ठीक है, जैसे एसीटोन और वाटर दो मिसिबल लिक्विड है। ठीक है, तो दो आपस में मिक्स होने वाले लिक्विड होने चाहिए। दैट बॉइल्स विदाउट डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप एसीटोन और वाटर को है ना बॉइल कर रहे हैं, आपने इनको हीट देना स्टार्ट किया और जो वाटर था ना वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। जैसे कि आप इनको हीट कर रहे हैं इस मिक्सचर को, और हीट करते टाइम क्या हुआ? जो ये वाटर था ना, ये जो वाटर था, ये जब हीट हुआ बेटे तो ये H2 और O2 में डिकम्पोज हो गया। यदि ये H2 O2 में डिकम्पोज हो गया तो क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे? फिर वाटर तो जो हमें चाहिए था, हमारा कंपोनेंट वाटर चाहिए था, हमें एज इट इज चाहिए था वो, लेकिन वो तो खुद डिकम्पोज हो गया। यानी कि जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स है ना बेटे, ये डिकम्पोज नहीं होने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, है ना, ये एज इट इज रहने चाहिए। बस हमें एसीटोन को अलग, वाटर को अलग, इनको अलग अलग करना है। बस हमें इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है, इतना काम करना है। ये नहीं है कि यही वाटर ही टूट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में चला जाए, तो फिर हमें वाटर कहां से मिलेगा, है ना, तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्टिलेशन टेक्निक एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए और दो मिसिबल लिक्विड्स का होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, और उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जिसका वो मिक्सचर बना है, उन दो कंपोनेंट्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, आगे यही बात लिखी है, एंड हैव मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए। ये 25 लिखा हुआ बेटे, नहीं दिख रहा तो ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं सर इसके प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर काम ये करता है। देखो बेटे ध्यान से सुनना, सारा कुछ यही है इस रिंग में। भाई मैंने है ना एक लिया एसीटोन और दूसरा कंपोनेंट लिया मैंने वाटर। बट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है कि सर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस और इसका 56 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताइए, इस मिक्सचर को मैंने सेपरेट करना है, मुझे वाटर को अलग करना है, एसीटोन को अलग करना है, तो पहले मैं क्या चेक करूंगा? ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल है सर। दूसरा, क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा है? तो बिल्कुल है। देखो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकालो। 100 माइनस 56 कितना आया यहाँ पर? 44 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस जो है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का वो 44 डिग्री सेल्सियस आया। इट मींस दैट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। यहां तक तो आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है, पीछे तो यूनिट लगाइए डिग्री सेल्सियस। तो 44 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट का। इट मींस दैट दे आर परफेक्ट। और ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं,
ठीक है। तो मैं इनके लिए कौन सा टेक्निक यूज करूंगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक्स के अंदर क्या होना चाहिए बेटे, इन दोनों में से एक कंपोनेंट होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है थोड़ा लेस वोलेटाइल, यानी कि एक ज्यादा वोलेटाइल होता है, एक लेस वोलेटाइल होता है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीजें इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना, जो सब्सटेंस इजीली वेपराइज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल है, और जो सब्सटेंस इजीली वेपराइज नहीं होते हम बोलते हैं वो नॉन वोलेटाइल है। जैसे कि एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे पेट्रोल है, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, ये बहुत ही जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। इट मींस दैट ये 56 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर भी जल्दी क्या बन जाएगा, वेपर्स बन जाएगा। तो ये ज्यादा वोलेटाइल है, और वाटर क्या है, इससे थोड़ा कम वोलेटाइल है। यानी कि ज्यादा वोलेटाइल कौन हुआ, एसीटोन, कम वोलेटाइल कौन हुआ, वाटर। ये मत भूलना, ठीक है। मोर वोलेटाइल एसीटोन, लेस वोलेटाइल वाटर। वोलेटाइल मतलब which substance which can be easily converted into vapors, क्लियर। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल, वो जल्दी वेपर्स में बन जाएगा। अब आपने डिस्टिलेशन टेक्निक के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ड्राइंग मेरी वैसी खराब है, लेकिन देखना ध्यान से, समझ में आएगा डायग्राम। लेकिन देखो जरा बेटे, मैंने यहाँ पर है ना, ये तो लिया है एक क्लैंप, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है, क्लैंप लिया है, जैसे स्टैंड है ये, ठीक है। ये मैंने क्लैंप लिया, स्टैंड लिया। अब मैंने क्या किया, ये तो हो गया सर अपने पास क्लैंप सबसे पहला। अब यहां पर बेटे मैंने क्या रखी है, ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये क्या हमारे पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क का मतलब क्या है, इसमें हम अपने मिक्सचर को डालकर डिस्टिल्ड करेंगे। जैसे कि मैंने क्या लिया इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, ये यहां पर मैंने क्या लिया है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ये मैंने लिया है मिक्सचर। ये मैंने यहां पे क्या लिया, मिक्सचर। मिक्सचर क्या क्या था अपने पास, एसीटोन प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर। तो ये मैंने मिक्सचर लिया है यहां पर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नीचे बेटे मैंने यहां पर रखा है ये बर्नर। ये अपने पास क्या रखा है मैंने, ये अपने पास है क्या, बर्नर। ये यहां से क्या निकल रही है, हीट, फ्लेम, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, बर्नर था। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, अरे नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटे दिख रहा होगा वैसे डायग्राम। तो ये मैंने लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये लिखा हुआ मैंने यहां पर, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया। इसमें क्या लिया हमने, मिक्सचर लिया। मिक्सचर क्या लिया है हमने, एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं हम, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। अच्छा ये मैंने क्या लिया है सर, बर्नर लिया है, जो फायर देगा, फ्लेम देगा, हीट एनर्जी जिससे हम देंगे। और ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर ये लॉन्ग ट्यूब होती है, डिस्टिलेशन फ्लास्क की है ये, ठीक है। अब यहां पर बेटे ये मैंने क्या लगाया, ये यहां पर मैंने लगाया थर्मोमीटर। ये क्या लगाया मैंने, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या काम होगा, टेम्परेचर को मेजर करता रहता है कि भाई टेम्परेचर कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मिक्सचर का, कितना है टेम्परेचर, तो ये थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं यहां से इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, जब मैं एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करूंगा बेटे, तो आप मुझे बताओ वाटर और एसीटोन दोनों के अंदर से सबसे पहले वेपर्स वाटर के बनेंगे या एसीटोन के बनेंगे, जल्दी बॉइल कौन होगा, उसी के वेपर्स जल्दी बनेंगे। तो जब मैं इसको हीट दूंगा तो इस मिक्सचर के अंदर एसीटोन भी है, वाटर भी है, बट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर से पहले। थर्मोमीटर में जैसे टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस आएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि जो इसका एसीटोन है ना, इस मिक्सचर में जो एसीटोन था उसके वेपर्स धीरे धीरे निकलने स्टार्ट हो गए यहां से। तो ये देखो जरा यहां पर, ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स दिखाए बेटे मैंने, ये वेपर्स किसके हैं, एसीटोन के। एसीटोन के वेपर्स निकलने स्टार्ट हुए यहां से, ठीक है। अब मैंने यहां से इस फ्लास्क के अंदर से, यहां से ये मैंने एक लॉन्ग ट्यूब अटैच की है ग्लास की, है ना, ये एक लॉन्ग ट्यूब मैंने अटैच की। अब इस ट्यूब का काम क्या है, ये वेपर्स इस ट्यूब के अंदर से यहां से निकल जाएंगे,
ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से मैंने बंद कर रखी है, एक थर्मोमीटर दे रखा है बस। अब ये वेपर्स को यहां से रास्ता मिलेगा, ये वेपर्स यहां से जाएंगे बेटे ऐसे, ठीक है, ये वेपर्स इस ट्यूब में से जाएंगे। ये ट्यूब क्या है, यहां पर बेटे मैंने लगाया है एक कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है वो जरा समझ लीजिए। देखो ये जो कंडेंसर है बेटे, मैंने यहां से क्या दिया, कोल्ड वाटर, यहां से एक ठंडा पानी इसमें डाला है यहां से, ठीक है, यहां से मैंने कोल्ड वाटर इसके अंदर ये डाला, ये ठंडा पानी जाएगा, ये कोल्ड वाटर यहां जाके जमा हो जाएगा, बोलो नहीं, कोल्ड वाटर इसके चारों तरफ ऐसे यहां पे आ जाएगा। कोल्ड वाटर क्या करेगा, कोल्ड वाटर ये जो ग्लास की हमारे पास जो ट्यूब थी, ये ग्लास ट्यूब थी, इसके सरफेस को ठंडा कर देगा। ये जो ठंडा पानी था, ये जब इस ग्लास के कॉन्टेक्ट में आएगा यहां से, तो ये इसको क्या बना देगा, कोल्ड कर देगा, इसका टेम्परेचर कम कर देगा। ये ठंडा होने से इसके अंदर के जो वेपर्स थे, इसके अंदर से जो एसीटोन के वेपर्स जा रहे थे बेटे, वो वेपर्स भी ठंडे हो जाएंगे। और जब वेपर्स का टेम्परेचर कम होगा, तो आप मुझे बताइए, गैस का टेम्परेचर जब कम करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना वापस से, कंडेंसेशन कहते हैं उसको। तो समझ में आई बात। तो यहां से मैं ठंडा पानी डालूंगा, वो ठंडा पानी क्या करेगा, इस सरफेस को, यहां से इस सरफेस को ठंडा कर देगा, जिससे ये अंदर के जो वेपर्स थे, ये वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वेपर्स जो थे ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड, है ना। ये वेपर्स कंडेंस होकर क्या बना लेंगे, लिक्विड बना लेंगे। इस कंडेंसर का काम यही है। और वो पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी यहां से ठंडा पानी दे रहा हूं, वो अपनी हीट एनर्जी को देगा तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, वो गर्म पानी यहां से हम बाहर निकाल देंगे और नया ठंडा पानी यहां से लगातार पास करते रहेंगे, ताकि वो इसको ठंडा रखे, इस सरफेस को जिसमें से वेपर्स पास हो रहे थे, ठीक है। ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, जस्ट इसके सरफेस के कांटेक्ट में आने से इसको यहां से ठंडा बना देगा, जिससे इसके अंदर के वेपर्स कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, ये वेपर्स जब कंडेंस हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये वाटर में। और ये वाटर हमारे पास कहां कलेक्ट हो जाएगा, नीचे क्या रखा हमने, कलेक्टर फ्लास्क। ये कलेक्टर फ्लास्क है, यहां पर क्या इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, कलेक्टर फ्लास्क के अंदर क्या आ जाएगा, यहां पर एसीटोन, यहां पर लिक्विड एसीटोन हमें मिल जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करते रहेंगे, सारा का सारा एसीटोन यहां से वेपराइज होगा, वेपर्स होकर कंडेंसर में आएगा, यहाँ लिक्विड बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा कलेक्टर फ्लास्क में। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचेगा, मैं इस कलेक्टर फ्लास्क को यहां से रिमूव कर लूंगा, ठीक है। हम रोकेंगे 1 मिनट के लिए प्रोसेस को और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रोक लेंगे और कलेक्टर फ्लास्क को इसको हटा लेंगे। इस कलेक्टर फ्लास्क वाले एसीटोन को हम अपने दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे या इस कलेक्टर फ्लास्क को एम्प्टी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं जब 100 डिग्री से ज्यादा जब टेम्परेचर करूंगा तो अब किसकी बारी आएगी, अब इसमें क्या बचा हुआ है, वाटर। अब वाटर धीरे धीरे वेपर्स बनेंगे और वाटर यहां से कंडेंस होगा, फिर दूसरी बार में वाटर भी हमारे पास यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा। तो पहले एसीटोन रिमूव कर लिया, फिर वाटर आ गया, तो दोनों चीजें क्या हो गई, सेपरेट सेपरेट हो गई। आप ऐसा भी कर सकते थे कि वाटर केवल यहीं पर ही रह जाए, ठीक है, कि भाई आपने एसीटोन निकाल लिया, पानी यहां रह गया, तो भी आप कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो डिस्टिलेशन टेक्निक आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी बेटे, बहुत ही इजी टेक्निक है। देखो लिखा यहाँ पर क्या है कि एसीटोन, वाटर का मैंने एक एग्जांपल लिया था, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस विच इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या था कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिल्ड, वो क्या हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा पहले, डिस्टिल्ड ओवर फर्स्ट, वो पहले डिस्टिल्ड हो जाएगा। भाई जो लेस वोलेटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेस वोलेटाइल कौन था यहाँ पर, वाटर कंपोनेंट कैन बी कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद लेस वोलेटाइल वाला जाएगा। पहले क्या जाएगा, मोर वोलेटाइल वाला पहले कंडेंस होकर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि ये लिखे नहीं है, ठीक है। इसके नोट्स मैंने नहीं दिए ना, इसको मैं पेपर पे लिख के भी भेजूंगा, टाइम लगेगा तब। तो पहले आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे एज इट इज, ऐसे ही लिखा हुआ नोट्स में भी आएगा बिल्कुल, ठीक है। जब भी आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लो जरा स्क्रीनशॉट।
ठीक है भाई, चलिए अब बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो जरा समझ लेंगे। देखो बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पर मैं लिख देता हूं, अब मैंने यहां पे चेंज कर दिया भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम बदल दिया मैंने, अब मैंने लिख दिया यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक कब यूज होती है, कुछ नहीं बेटे, जस्ट दो डिफरेंसेस आप बिल्कुल ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा जाता है पेपर में, ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया था, जब बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। और जब बॉइलिंग पॉइंट दो कंपोनेंट्स के मिक्सचर का, उन दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या करेंगे फिर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बेटे अल्कोहल है, अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल कॉमन नेम है, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, और वाटर है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है सर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है बताओ, 22 डिग्री सेल्सियस, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब यदि इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 है, क्योंकि 22 आया यहां पर, 22 आया मतलब लेस देन 25 आया ना, ये देखो ना 22 आया मतलब लेस देन 25 है, और यदि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो क्या मैं यहां पर डिस्टिलेशन टेक्निक यूज कर सकता हूं, द आंसर इज नो, हम यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यहां पर क्या यूज करनी पड़ेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, अब एडवांस टेक्निक यूज करेंगे एक और, वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिसिबल लिक्विड्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अब 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऐसे ही मैं आपको और बताता हूं एक एग्जांपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, चलो पहले मैं बता ही देता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे कि बेटे मैं आपको समझाऊं, एक होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, मैं अलग से बना के बता देता हूं यहां पे। ये है बेटे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो मैंने सर्कल से दिखाई है, स्फेरिकल जो दिखाई है, ये है ग्लास बीड्स। तो बेटे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ये ग्लास बीड्स की जो ये ट्यूब है ना, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसे कह रहे हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। क्यों यूज करते हैं उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है बेटे, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम यहां पर लगाते हैं, यहां पर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर यहां पर, और फिर ऊपर थर्मोमीटर लगाते हैं, ठीक है, और फिर ये ट्यूब लगाते हैं। देख लो जरा, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये बेटे छोटा बना देता हूं मैं, ये अपने पास है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यहां पर है ग्लास बीड्स, और फिर यहां पर लगा हुआ थर्मोमीटर, ठीक है, ये अपने पास है थर्मोमीटर। अब यहां पर केवल क्या आ गया बीच में, ये
बीच में ये आ गया अपने पास ग्लास बीड्स। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क था, यहां पर हमारा क्या होता है मिक्सचर, ठीक है भाई। यहां पर ये क्या डाल दिया मैंने, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये लगा दिया मैंने, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया बेटे बीच में, उसके अंदर क्या है ग्लास बीड्स। अब इसका फंक्शन क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, कैसे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मदद करता है हमारी। देखो बेटे, जब इस अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले तो अल्कोहल वेपराइज होगा, बट अल्कोहल पूरा वेपराइज हुआ भी नहीं, उससे पहले ही कुछ कुछ वेपर्स वाटर के भी जाने स्टार्ट हो गए, तो फिर वो सेपरेट कैसे होंगे, है ना। दोनों ही साथ मिक्स वेपराइज होके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। हालांकि अल्कोहल ज्यादा जा रहा है लेकिन वाटर भी जा रहा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं बॉइलिंग पॉइंट में, दोनों साथ साथ वेपराइज हो रहे हैं लगभग, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी, हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां पर लगाया एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या काम करेगा कि जैसे ही ये वेपर्स यहां पर जाएंगे तो कहां से पास होंगे वेपर्स, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होंगे, यहां से बीड्स में से पास होंगे। जब बीड्स में से वेपर्स जाएंगे ना बेटे, ऐसे जब बीड्स में से वेपर्स जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वेपर्स को ये डिस्टिल्ड कर देंगे, वेपर्स को क्या कर देंगे, डिस्टिल्ड कर देंगे। रिपीटेड डिस्टिलेशन होगा, क्या होगा, रिपीटेड डिस्टिलेशन होगा। मैं आपको ये बात लिखकर बताता हूं कैसे होगा रिपीटेड डिस्टिलेशन, जरा बताता हूं मैं आपको। देखो बेटे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम होगा। सर पहली चीज तो ये आपको समझाई कि 25 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम होगा, कि सर जब एसीटोन, जैसे मान लीजिए ये अपने पास था डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहां पर था मिक्सचर और यहां पर मैंने लगा दिया सर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब यहां पे बीड्स है, ये ग्लास बीड्स है, ठीक है। बाद में वेपर्स इधर जाने हैं, ठीक है। अब यहां से वेपर्स बने बेटे, ये वेपर्स बन के जा रहे हैं। अब जब ये वेपर्स इन बीड्स के अंदर से पास होंगे तो बीड्स कैसे हैं, ग्लास बीड्स है स्फेरिकल शेप में, और इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। इन वेपर्स को ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन वेपर्स को यहां से बाहर निकलने की जगह मिलेगी, बट बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन ये इसके सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हुए वेपर्स निकलेंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में आएंगे इसके सरफेस के, ऐसे सारी जगह को घेरते हुए जाएंगे। और जब इन ग्लास बीड्स के कांटेक्ट में ये वेपर्स आएंगे ना बेटे, तो ये वेपर्स वापस से कंडेंस हो जाएंगे यहीं पर, और कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड बन के फिर कहां गिर जाएंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। एक बार वेपर्स बने, वेपर्स बनने के बाद फिर से क्या बन गए, कंडेंसेशन होके वापस क्या हो गया, लिक्विड, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, लिक्विड बन के नीचे आ जाएंगे, फिर वेपर्स बनेंगे, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर नीचे आएंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, वेपर्स बना रहे हैं, फिर वापस कंडेंस कर देते हैं, फिर लिक्विड बन जाता है। तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, डिस्टिलेशन कर रहा हूं। डिस्टिलेशन का मतलब यही होता है, डिस्टिलेशन टेक्निक सुन लो पहले, प्रोसेस डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि वेपराइज करना और उन वेपर्स को फिर दोबारा कूल डाउन करके लिक्विड बना लेना, यानी कि पहले वेपर्स में कन्वर्ट करना, फिर कंडेंस करके लिक्विड बना लेना ही होता है डिस्टिलेशन। यहां पर क्या हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर लिक्विड बन रहा है, डिस्टिलेशन तो हो रहा है, लेकिन वो डिस्टिलेशन बार बार हो रहा है, ये वेपर्स बन के उधर फ्लास्क में कलेक्ट नहीं हो रहे। तो एक बार डिस्टिलेशन होगा, दोबारा फिर डिस्टिलेशन करेंगे, फिर होगा। तो रैपिडली, लगातार बार बार रिपीटेडली डिस्टिलेशन होगा, और जब रिपीटेडली डिस्टिलेशन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्कोहल और वाटर में से ज्यादा टाइम वेपर्स कौन बनाएगा, अल्कोहल, और वाटर क्या बनाएगा, वेपर्स, बहुत ही पीछे रह जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। जब बार बार डिस्टिलेशन करूंगा ना, मैं बार बार वेपर्स बनाऊंगा और बार बार कंडेंस होने के लिए बोलूंगा, तो सोचो जरा, एक तो अल्कोहल वेपर्स पहले बनाएगा और एक कंडेंस भी जल्दी हो जाएगा। वाटर है, वो बेचारा वेपर्स बनाएगा फिर कंडेंस होगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा,
फिर दूसरी बार फिर मैंने इनको बोला, जैसे ये वाली बात हो गई भाई, हमने रनिंग करवाई 2 स्टूडेंट्स की, ठीक है, पहले तो उनमें रनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं था भाई, बिल्कुल आगे पीछे, जैसे एक यहाँ है तो एक बिल्कुल आगे है, जैसे एक तो रनर यहाँ था और एक इससे इतना आगे है। अब ये वाला थोड़ा सा आगे ना, ज्यादा तो आगे नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ तुम एक चक्कर में ये इतना आगे निकल जाता है इससे, मैं बोलूँ कि तुमने बार बार भागना है तो कुछ देर बाद क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही सेम इनमें होगी, जब इनका रिपीटेडली डिस्टिलेशन होगा ना तो फिर ये अल्कोहल इस वाटर से बहुत ही जल्दी डिस्टिल्ड होकर के यहाँ पर इन बीड्स में से अपनी जगह निकालेगा और जल्दी वापस बना के बाहर निकल जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आई बात? तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यही काम होता है, सामने लिखा मैंने कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज यूज्ड इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, रिपीटेड डिस्टिलेशन हो रहा है बार बार और कंडेंस्ड होकर नीचे ही गिर रहे हैं, कंडेंसेशन आर कैरिड आउट इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बार बार ये वेपर्स बन रहे हैं, बार बार कंडेंस हो जा रहे हैं, तो लगातार डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इट कंटेन्स ए लॉन्ग, अच्छा मैंने क्या बताया, ये क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है विच इज पैक्ड विद ग्लास बीड्स, जो किससे पैक्ड होती है, ग्लास बीड से पैक्ड होती है। ठीक है, काम क्या होता है इसका, ये ग्लास बीड्स लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, स्फेरिकल है ना, तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो जल्दी से कंडेंस भी होकर वापस लिक्विड बनकर नीचे आ जाए, फिर वापस बनाएंगे। अब क्या होगा, जब बार बार डिस्टिलेशन होगा बेटे तो उससे अब इनके डिफरेंसेस थोड़े बढ़ने लगेंगे। डिफरेंसेस मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो अभी भी उनका उतना ही रहेगा, बट अब इनका इस प्रोसेस में कुल मिलाकर अल्कोहल जब 2 या 3 बार ऐसे हो जाएगा डिस्टिलेशन, तो अल्कोहल वाटर को बहुत पीछे छोड़ देगा इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में, अल्कोहल जल्दी से डिस्टिल्ड हो जाएगा वाटर कंपैरेटिवली, और उसके धीरे धीरे 1-2 वेपर्स अपनी जगह देख लेंगे। यहाँ से पहली बार वेपर्स बने तो भाई कुछ डिस्टिल्ड होकर नीचे आ गया, लेकिन सारा का सारा थोड़ी आ गया होगा, 1-2 वेपर्स निकल के गए होंगे, किसके गए होंगे, अल्कोहल के गए होंगे, ऑब्वियसली उनके पास एनर्जी ज्यादा है। अगली बार फिर डिस्टिल्ड हुआ, फिर 1-2 वेपर्स और निकल गए अल्कोहल के, वाटर बेचारा फिर रह गया। अगली बार फिर डिस्टिल्ड किया, फिर 1-2 वेपर्स और निकल के अपनी जगह उन्होंने देख ली इनके थ्रू, और रास्ते में से निकल गए बीच में से। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे करके अल्कोहल अलग हो जाएगा, वाटर यही रह जाएगा। ठीक है, अब ये सेम टेक्निक हम यूज करते हैं मिक्सचर्स ऑफ एयर, यानी कि एयर जो होती है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, बताओ किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का, जो कि आप लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया, है ना, और ये टेक्निक पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं बताता हूं आपको एग्जांपल्स कुछ। देखो बेटे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का बहुत मेन रोल है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। जो एक अपरेटस अलग से डिवाइस हमने यूज किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, एक एक्स्ट्रा चीज लगती है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लास बीड्स क्या करते हैं, रिपीटेडली डिस्टिलेशन प्रोसेस को एनहेंस करते हैं, जिससे कि ग्लास बीड्स लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बार बार डिस्टिलेशन हो सके। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने एक एग्जांपल आपको लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया सर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है भाई, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, कौन सी टेक्निक यूज होगी इसको सेपरेट करने के लिए, बताओ। आप कहेंगे सर डिस्टिलेशन, कौन सी टेक्निक यूज होगी, डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होगी। क्यों होगी, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना 56 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो बॉइलिंग पॉइंट का 44 डिग्री सेल्सियस, विच इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। यदि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी, डिस्टिलेशन। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा देखो, मैंने आपको बोला इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं भाई, अल्कोहल को ही कहते हैं, प्लस वाटर। इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी बताओ। तो आपने बताया सर इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितना है
22 डिग्री सेल्सियस, जो कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कहां पर कौन सी टेक्निक यूज होगी बताओ? इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही सेम मुझे बताना, यदि थर्ड देखो, थर्ड एग्जांपल मैंने बोला सर मिक्सचर्स ऑफ एयर, गैसेस का मिक्सचर, एयर का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? जैसे कि भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, और कौन सी बच गई? नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गई, और बताओ कौन सी गैस बच गई? हाइड्रोजन तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मतलब कि इन ये मिक्सचर्स ऐसे, ठीक है भाई। तो आपको पता है सर नाइट्रोजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% नियरली। ऐसे ही कार्बन भी होती है, ठीक है, अदर गैसेस भी होती हैं। तो ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस के मिक्सचर को यदि हमने अलग अलग करना है, मुझे नाइट्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, कार्बन को अलग करना है, इन सबको अलग अलग करना है, तो हम कैसे इनको अलग कर लेंगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, जैसे मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है -186 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे बताओ कितना डिफरेंस है? 10 डिग्री सेल्सियस का ही तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। इधर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो लेस देन 25 हुआ, और यदि लेस देन 25 है तो क्या इसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए भी कौन सी टेक्निक यूज होगी? यानी कि हमें इन गैसेस को यदि सेपरेट करना है, यदि हमें एक एयर के अंदर से सभी गैसेस को अलग अलग करना है, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है? तो कैसे यूज करेंगे एयर का गैसेस, मैं आपको समझाता हूं कैसे कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डायग्राम, देखो बेटे, तो बेटे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमने ये समझना है। तो मैंने आपको बताया कि सर जब भी आपको सेपरेशन करना हो, एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो, एयर के अंदर सबसे पहले तो ये जानो कि एयर किसका मिक्सचर होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, एयर के अंदर बेटे एक तो प्रेजेंट होते हैं कुछ वाटर वेपर्स। एयर में ह्यूमिडिटी होती है, तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। दूसरा, एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। तीसरा, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस। गैसेस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्रेजेंट होती है सर ऑक्सीजन गैस, वो कितनी है? 21%। उसके बाद प्रेजेंट होती है सर आर्गन गैस, कितनी होती है? 0.9%। उसके बाद प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कितनी होती है? 0.02%। और अदर गैसेस भी होती है, नियोन वगैरह, हीलियम, वो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में है, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब जरा समझते हैं सर, सबसे पहले यदि मुझे एयर को अलग अलग करना है, एयर के सभी पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स यानी कि एयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनको यदि मुझे सेपरेट करना है, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगा? स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले बेटे आप क्या करेंगे, इस एयर के अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। एयर के अंदर एयर को सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करेंगे। जब एयर को सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करेंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड क्या करेगी? उस एयर के अंदर प्रेजेंट जितनी भी ह्यूमिडिटी थी, जितने भी वाटर वेपर्स थे, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से ये वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे? यहां से हट जाएंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या बच गए? डस्ट पार्टिकल्स हम रिमूव करेंगे, प्योरीफाई करेंगे एयर को। तो एयर को जब हम प्योरीफाई करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं, वो इजिली डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो वाटर वेपर्स रिमूव हो गए, डस्ट पार्टिकल्स इजिली रिमूव कर ही लोगे प्योरीफायर से। अब बात क्या है? अब बात आती है सर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट में है। बेटे कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी आप डालेंगे एयर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो गुड एब्जॉर्बर होती है CO2 गैस की। तो कॉस्टिक सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, वो एयर के अंदर प्रेजेंट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस्टिक सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां मैंने लिखा है, देखो जरा, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। फर्स्टली, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव। पहले तो डस्ट पार्टिकल्स को सर रिमूव कर दिया हमने, कर दिया रिमूव। फिर नाउ ऐड कॉस्टिक सोडा। क्या ऐड करना है आपने, कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को। वो क्या काम करेगा, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉस्टिक सोडा टू एब्जॉर्ब CO2 गैस प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको ये कॉस्टिक सोडा एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। तो ये चला गया, कॉस्टिक सोडा ने एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर वेपर्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमने रिमूव कर ही दिए हैं। क्या तीन चीजें बच गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ये होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो अब इन गैसेस को हमें सेपरेट करना है। तो अब इसको, ये तीन चीजें बच जाने के बाद अब कैसे सेपरेट करेंगे, अब इनको आप सेपरेट करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटे, वो होता है 196 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है जी। ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -186 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आप देख रहे होंगे बेटे, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जब ज्यादा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता तो इनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा रिमूव करूंगा इधर वाले पार्ट को, फिर मैं समझाऊंगा कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यहां लगेगी, कैसे हम सेपरेट करेंगे। देखो, है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। देखो बेटे, तो कैसे करना होता है फिर, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था। अब लास्ट स्टेप समझ लेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया सर, एयर में से वाटर वेपर्स को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के एब्जॉर्ब करवा दिया। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कॉस्टिक सोडा डाला, NaOH, उससे एब्जॉर्ब करवा दिया। अब बच गई हमारे पास एयर। एयर में बच गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अदर गैसेस थी वो काफी कम होती है, नेग्लिजिबल। अब एयर की जो तीनों गैसेस हैं, अब इनको क्या करना है, अब सबसे पहले एयर जो मिल गई है, अब इस एयर में हमारे पास ये तीन गैसेस हैं मेनली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो आर्गन गैस है बेटे, इस एयर को आप सबसे पहले इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, एयर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर क्या कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, दोनों काम भी कर सकते हैं। तो पहले तो इस एयर को आपने लिक्विफाई करना है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करना है। और जब हम गैस से लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, एयर कैसी बना लिया हमने, लिक्विफाइड एयर, लिक्विड स्टेट में ले आए। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे बेटे। क्यों लगाएंगे, देखो, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है। माइनस में होने का मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का ही है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, -196 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है बेटे, ध्यान देना। आर्गन का कितना है, -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगी। तो सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे, नाइट्रोजन के। तो सबसे पहले इस एयर में से जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाऊंगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाकर, जो हमने पहले वो सीखा था, वो टेक्निक जब हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले सेपरेट कौन सी होगी गैस, जो सबसे कम, सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। तो सबसे पहले क्या निकलेगी, नाइट्रोजन, फिर क्या निकलेगी, आर्गन, और सबसे लेट क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये बाद में वेपराइज होगी, बाद में डिस्टिल्ड होगी।
ठीक है। तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। तो बेटे ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीनों एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, मुझे अच्छे से याद है। इवेपोरेशन टेक्निक मैंने करवा दी थी, क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया था आपको, क्रोमेटोग्राफी पेपर वाला, इंक को सेपरेट करने वाला, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाई सेपरेटिंग फनल मेथड मैंने आपको बताया था, जो लेयर्स में हम रिमूव करते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग फनल मेथड याद है ना आपको, जैसे कि मैंने ये एक सेपरेटिंग फनल लिया, ठीक है, ये ऐसे, ये इस प्रकार से हमारे पास सेपरेटिंग फनल था एक, ठीक है, और ये यहां पर हमने एक स्टॉप कोक का यूज किया था, ठीक है, स्टॉपर का यूज किया था, और यहां पर हमने ये ऑयल और वाटर, जब इमिसिबल लिक्विड्स हो, कैसे लिक्विड्स हो, इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब से वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल दोनों मिक्स नहीं होते आपस में, नहीं होता ना इजीली मिक्स, तो वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। जब इमिसिबल लिक्विड लेंगे तो नीचे यहां पर क्या रह जाएगा, वाटर, ऊपर यहां पे क्या होगा, ऑयल, तो ऑयल ऊपर है और ये वाटर नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में डालेंगे, ये सेपरेटिंग फनल है, क्या है ये, सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल में डाला, यहाँ पे स्टॉपर लगाया हुआ है, स्टॉपर को हम ओपन करेंगे तो नीचे से क्या निकल जाएगा, नीचे से यहाँ पर आ जाएगा वाटर। जब वाटर वाली लेयर खत्म होती जाएगी, स्टॉपर को बंद कर देंगे, क्या बच जाएगा ऊपर, ऑयल। ये मैंने समझाया था आप लोगों को। तो क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग बाय फनल, सब्लिमेशन मेथड बच गया है। सब्लिमेशन मुझे याद नहीं करवाया था, नहीं करवाया था, आप लोग मुझे बताना। अब मुझे आज शाम तक ये वीडियो देखकर मैसेज करके बता देंगे कि सर क्या क्या रह गई है टेक्निक्स, वही टेक्निक्स की मैं बना के आपके पास एंड कर दूंगा, ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा, बाकी हम टिश्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कल से। थैंक यू सो मच, बाय।